हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, हम इनका यूज़ क्यों करते हैं? क्यों ऐसी कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है? तो इसको हम इजी लैंग्वेज में अगर समझें तो आपका अगर कोई टास्क आपको परफॉर्म करवाना है जो कि किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपकी एक कंडीशन है, और अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही हमारा कुछ एक टास्क परफॉर्म होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम कुछ और टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं या फिर हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो ये आपका डिपेंड करता है। तो हम इसको अगर मोटा मोटा इजी वे में समझें तो किसी कंडीशन के ऊपर हमारा टास्क डिपेंड हो रहा होगा। अगर मेरे को प्रिंट कराना है माय नेम इज हर्षवर्धन, मैं चाहता हूँ वो किसी कंडीशन पूरी होने के बाद ही प्रिंट हो, यानी अगर वो कंडीशन ट्रू हो तभी वो टास्क एग्जीक्यूट हो, तो मैं कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ। अब आपके जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं ये भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबसे पहले हो गया इफ एल्स, और यही हम आज की वीडियो में पढ़ रहे होंगे। इसके बाद आता है आपका एल्स इफ, इसके बाद आएगा आपका स्विच, इसके बाद आएगा टर्नरी। देखिए, वैसे तो जो ये टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट का, ये काफ़ी ज़्यादा एक इजी टॉपिक है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम फ्यूचर में चल के जितने भी बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे होंगे उन सभी में आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे होंगे। तो ये वाले टॉपिक को काफ़ी सीरियसली लीजिएगा। और अब देखते हैं हम इफ एल्स कैसे हम यूज़ करते हैं। अब आप मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया इंट एज। अब एज के अंदर जो वैल्यू होगी वो आपका यूज़र एंटर करवा रहा होगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है तो आपका क्या प्रिंट होना चाहिए? तो आपका प्रिंट होना चाहिए यू कैन वोट। अगर हमारा यूजर 18 का है या 18 से बड़ा है तो वो वोट कर सकता है। हमको ये सिंपल प्रिंट करवाना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको ये प्रिंट करवाना है। लेकिन अगर हमारा यूजर 18 से छोटा है तो क्या प्रिंट करवाना है? तो हमको प्रिंट करवाना है यू कैन नॉट वोट। अब हम इसको कैसे कर रहे होंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट का। इसके अंदर मैं आपका क्लासिक इफ एल्स यूज कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम इसको वीएस कोड के अंदर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने मेरा बॉयलर प्लेट कोड लिख दिया है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट एज, और अब एज के अंदर मैं वैल्यू एंटर करवाऊंगा यूजर से। तो यहाँ पे मैंने सीन करवा दिया है एज को। अब मैं क्या चेक करना चाहता हूँ? अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी एज की वैल्यू अगर 18 या उससे बड़ी है तो मेरा यूजर एलिजिबल होना चाहिए वोट करने के। ये हम कैसे करवाएंगे? ये हम कुछ इस तरीके से करवाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ के अंदर मैं ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मेरी कंडीशन लिख रहा हूँ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है, यहाँ पे मैंने सर्कुलर वाले ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखी है, पहले इफ लिखा है उसके बाद यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर मैंने कंडीशन लिखी है। अगर ये ट्रू होती है तो आप सी आउट करवा दीजिए यू कैन वोट। और भैया अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आप प्रिंट करवा दीजिए यू कैन नॉट वोट। आप डायरेक्ट इनके नाम से भी समझ सकते हैं कि इफ अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए तो आप ये करवा दीजिए, एल्स अगर ये ट्रू नहीं होती है तो आप प्रिंट करवाइए यू कैन नॉट वोट। अब मैं इसको रन करवा के भी देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं g++p4.cpp लिख रहा हूँ, इसी के बाद ./a.exe, और यहाँ से मैं अब यूज़र की वैल्यू एंटर करवाऊँ, यानी उसकी एज एंटर करवाऊँ। मैं सपोज करवाता हूँ 19, तो यस यू कैन वोट। अब अगर मैं यहीं पे 12 एंटर करवा दूं तो यू कैन नॉट वोट लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स का यूज कर रहे होंगे। अगर मैं यहाँ से ये एल्स ब्लॉक उड़ा दूं तो आपका जो एल्स वाली कंडीशन है उसके लिए कुछ भी आपके पास रिटर्न नहीं हो रहा होगा। आप चाहें तो आप एल्स ब्लॉक लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको हटा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इफ के बाद एल्स लिखना ही होगा। अगर मैं यहाँ पे मेरी एज एंटर करवाऊँ जैसे कि है 21, तो आपके पास आ रहा होगा यू कैन वोट। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन रहने दूँ और ये इफ वाली कंडीशन हटा दूँ तो क्या हमारा कोड चलेगा? तो ये हमारा कोड नहीं चलेगा। यहाँ पे आप एल्स डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको इफ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा इफ जो है वो आपको लिखना ही पड़ेगा। आप अगर चाहें तो आप ये एल्स हटा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इफ एल्स का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो कैसा दिखता होगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीलाइन कमेंट ऐड कर देता हूँ
और इसके अंदर आपको बता देता हूँ, इफ़ इसके अंदर आपकी कोई कंडीशन आ रही होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आप कुछ टास्क परफॉर्म करवाइए, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो भी आप कुछ टास्क परफॉर्म करवाइए। अब यहाँ पे हमको एक और बात समझनी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब भी आपकी इफ वाले के अंदर ये जो कंडीशन लिखी है इसकी वैल्यू ट्रू आ रही होगी, तब तब आपका ये कोड काम कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ से इसको कुछ भी इनपुट ना करवा के डायरेक्ट मैं एक वेरिएबल बनाऊं इंट a इक्वल टू 1, क्या हमारा कोड मैं जब यहाँ पे a लिख देता हूँ तो चल रहा होगा? चलिए देखते हैं। मैं इसको रन कोड करवाता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू कैन वोट। अब अगर इसकी वैल्यू मैं 0 करवा दूं तो यहाँ पे आपका आ रहा है यू कैन नॉट वोट। इसका क्या मतलब होता है? हमको समझना यहाँ पे ये है कि जब मैंने a की वैल्यू 1 रखी थी तब आ रहा था यू कैन वोट। ऐसा इसलिए आ रहा था क्योंकि 1 स्टैंड्स फॉर ट्रू और 0 स्टैंड्स फॉर फॉल्स। तो मैं आपको वापस से क्लियर कर दूं कि इफ वाले ब्लॉक के अंदर ये जो कंडीशन है, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी या ट्रू के इक्विवेलेंट होगी तब आपका इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तब आपका एल्स वाला ब्लॉक काम कर रहा होगा। अगर मैं इसके अंदर -1 करवा दूं तब क्या होगा? ना ये 0 है ना ये 1 है, तो क्या होगा? यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है यू कैन वोट। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो यहाँ पे -1 करा है। आपका जो कंप्यूटर होता है वो -1 को भी एज अ 1 ट्रीट करेगा। कोई भी आप नंबर लिख दीजिए, यहाँ पे मैं अगर रैंडमली ऐसा भी कुछ नंबर लिख दूं तो इसको भी आपका कंप्यूटर ट्रू ट्रीट करेगा, यानी 1 की तरह ट्रीट कर रहा होगा। अगर आप 0 के अलावा कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो आपका कंपाइलर जो होगा उसको एज अ नंबर ही ट्रीट कर रहा होगा। अगर आपको 0 लिखना है यानी आपको फॉल्स यूज़ करना है तो आपको एक्सप्लिसिट जाके यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा और तभी आपका ये जो कंडीशन है वो फॉल्स की तरह ट्रीट की जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इस कंटेंट को फॉलो करते रहिए, धीरे धीरे आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे। अभी हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स कवर कर लिए हैं, ऑपरेटर्स भी कवर कर लिए हैं और आने वाली 4 वीडियो के अंदर मैं आपके कंडीशनल स्टेटमेंट भी कवर करवा दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि मेरा फ्लो काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। आप कमेंट में भी इस वीडियो के रिलेटेड कुछ अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, या फिर आप कुछ ऐसा टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं और मैंने उसको सही से नहीं पढ़ाया हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कि कैसे हम एल्स इफ ब्लॉक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, कैसे हम इफ एल्स के अंदर नेस्टिंग कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मेरा कोड लिखा हुआ है ये नॉर्मल इफ एल्स ब्लॉक के लिए है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन होती थी। अगर वो कंडीशन हमारे इफ ब्लॉक के अंदर ट्रू हो गई तो हमारा इफ वाला जो ब्लॉक के अंदर टास्क होता था वो परफॉर्म होता था। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमारा एल्स वाला पार्ट परफॉर्म होता था। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एल्स इफ, उसके अंदर आपके पास एक कंडीशन नहीं होगी, उसके अंदर आपके पास बहुत सारी कंडीशन होगी। यहाँ पे अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो इफ के अंदर आपके पास सिर्फ एक कंडीशन होती थी। लेकिन व्हाट इफ मेरे पास बहुत सारी कंडीशंस हो। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मार्क्स का। एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स आए हैं 75। अब हम कैटेगराइज करते हैं, जिनके 90 से ऊपर आए उनको हम दे देते हैं ए ग्रेड, जिनके 70 से ऊपर आए उनको हम देते हैं बी ग्रेड, जिनके 50 से ऊपर आए उनको हम देते हैं सी ग्रेड, और जिनके 30 से ऊपर आए उनको हम देते हैं डी ग्रेड। उससे नीचे वाले फेल। अब हम इन सारी कंडीशंस को कैसे इम्प्लाई करेंगे, कैसे हम मेक श्योर करेंगे कि हमारी ये सारी कंडीशंस वर्क कर रही है, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे एक बार मैं ये सारा कोड हटा देता हूँ और ये वाला जो पार्ट था ये आपका इफ एल्स के लिए था। और अब मैंने यहाँ पे मार्क्स इक्वल टू 75 लिख दिया है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को एक चीज़ याद रखनी है कि 90 से जिसके ज़्यादा है उसको मैं ए ग्रेड दूंगा, और चलिए 80 से जिसके ज़्यादा है उसको हम बी ग्रेड देंगे, 70 से जिसके ज़्यादा है उसको हम सी ग्रेड दे रहे होंगे, 60 से ज़्यादा वाले को डी ग्रेड, 50 से ज़्यादा वाले को ई ग्रेड, और 40 से कम वालों को हम दे रहे होंगे वर्क हार्ड।
तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अभी कंडीशंस बना रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत अलग अलग कंडीशंस है। अगर हमारा स्टूडेंट 90 मार्क्स स्कोर करता है या उससे ज़्यादा स्कोर करता है तो हमको उसकी ग्रेड में ए प्रिंट कराना है, और अगर वहीं पे वो 75 स्कोर कर रहा है तो हमको वहाँ पे सी ग्रेड प्रिंट करवानी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रियल वर्ल्ड में नहीं होता है, यहाँ पे बस मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। तो चलिए हम इसको एल्स में इंप्लीमेंट करके देखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती है। यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ एक इफ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ अगर हमारे मार्क्स 90 से ज़्यादा है या फिर उसके बराबर है तो हमको क्या प्रिंट करवाना है, हमको प्रिंट करवाना है ए ग्रेड। वहीं पे अगर एल्स इफ अगर हमारे मार्क्स 80 से ज़्यादा है यानी 80 से ज़्यादा है तो हमको क्या प्रिंट करवाना है, तो हमको प्रिंट करवाना है बी ग्रेड। कुछ इसी तरीके से अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, और लास्ट वाला सिंपल एल्स रखता हूँ। तो अब कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं वैल्यूज़ चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं 70 कर देता हूँ और इसको मैं 60 कर देता हूँ। इसको मैं ई ग्रेड करके इसको 50 कर देता हूँ। और अगर आपका स्टूडेंट 50 से कम ला रहा है तो उसके लिए मैं क्या प्रिंट करूँगा, उसके लिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ वर्क हार्ड। तो कुछ इस तरीके से आपका एल्स इफ ब्लॉक काम करता है। जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती है तो हम इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उसका कर रहे होते हैं। एक बार मैं इसको रन करा के देखता हूँ। अभी हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारे पास अभी प्रिंट होना चाहिए सी ग्रेड। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे सी ग्रेड प्रिंट हो चुका है। इसके अंदर आप ध्यान रखिए हमारे पास एक कंडीशन नहीं थी, हमारे पास बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस थी। इफ एल्स ब्लॉक में क्या था, इफ एल्स में हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन थी, लेकिन एल्स इफ में आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती है। तो मल्टीपल कंडीशंस वाली सिचुएशन जहाँ पर भी आ जाए तो आप वहाँ पे एल्स इफ यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एल्स इफ ब्लॉक का भी अगर ब्लॉक ऑफ कोड लिखूँ तो वो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। एल्स इफ कंडीशन 2, तो हमको यहाँ पे कुछ टास्क परफॉर्म करवाना है। हमको यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि आपका जो एल्स इफ वाला पार्ट है कोड का वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका इफ वाला पार्ट ट्रू नहीं होगा। यानी वो एल्स इफ पे तभी आएगा जब आपका इफ वाला पार्ट फॉल्स हुआ। अगर आपका इफ वाला पार्ट ट्रू हो जाता है तो वो कभी आपके एल्स इफ पे आएगा ही नहीं। तो आपका एल्स इफ पे वो तभी आ रहा होगा जब उसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो फॉल्स होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेस्टिंग इन इफ एल्स के बारे में कि ये नेस्टेड इफ एल्स होते क्या हैं, हम इनको क्यों बनाते हैं और ये कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैं मल्टीलाइन कमेंट ऐड कर देता हूँ और सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक इफ ब्लॉक बनाया और इसी के साथ मेरा एक एल्स ब्लॉक भी मैंने बना रखा है। अब अगर मैं इसी इफ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ ब्लॉक बना दूं और इसी के अंदर वापस से अगर मैं एक एल्स ब्लॉक बना दूं तो ये वाले जो इफ एल्स होंगे ये इसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि ये आपका ये जो ऊपर वाला इफ है अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, यानी यहाँ तक आपका कोड चल रहा होगा। अगर यहीं पे ये फॉल्स हो जाता है तो ये वाला पार्ट आपका कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप कुछ सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझें तो जब भी आप एक इफ एल्स ब्लॉक को दूसरे इफ एल्स ब्लॉक के अंदर प्लेस कर रहे होंगे तो उनको हम सिंपल लैंग्वेज में नेस्टिंग बुला रहे होंगे। और यहाँ पे हमको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो आपके अंदर वाले इफ एल्स ब्लॉक हैं ये तभी एग्जीक्यूट होंगे जब आपका बाहर वाला इफ ट्रू हुआ। यहीं पे मैं इसको कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर सकता हूँ। तो आपका ये तभी ट्रू होगा ये वाला पार्ट जब आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा वेरिएबल बनाता हूँ इंट रोल नंबर और इसके अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ 1517। मैंने यहाँ पे रोल नंबर के अंदर 1517 स्टोर कराया है। और अगर अब मेरे को 1517 के मार्क्स पता करना है तो मेरे को एक पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंट पास करके कुछ बना देता हूँ और इसके अंदर 1 2 3 4 स्टोर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे दो कंडीशंस चेक करने वाला हूँ कि हमारा रोल नंबर 1517 की इक्वल होना चाहिए और उसका पासवर्ड 1234 होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन हो गई। तो जब हमारी पहली कंडीशन ट्रू हुई कि रोल नंबर 1517 हुआ तभी जाके वो पासवर्ड चेक करे, वरना वो पासवर्ड भी ना चेक करे। तो ये हम कैसे कर रहे होंगे, ये हम कुछ इस तरीके से करेंगे। इफ रोल नंबर डबल इक्वल टू 1517 हुआ तो ही अब हम पासवर्ड चेक कर रहे होंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे,
अदरवाइज हमको सिंपल सा सी आउट कराना है रॉन्ग आईडी। अब अगर हमारा रोल नंबर सही हुआ 1517 हुआ तो अब हमको यूजर से लेना है पासवर्ड। अब हम पासवर्ड को किस तरीके से ले रहे होंगे, पासवर्ड डबल इक्वल टू 1234। अगर हमारा पासवर्ड भी 1234 हुआ तो हमको यहाँ पे प्रिंट कराना है, लेट सपोज इस यूज़र के आई ए ग्रेड, तो हम यहाँ पे ए ग्रेड प्रिंट करवा रहे होंगे। और अदरवाइज अगर आपका पासवर्ड गलत होता है तो हमको यहाँ पे प्रिंट करवाना है रॉन्ग पासवर्ड। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने नेस्टिंग करी है इफ एल्स ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है कोड का, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका रोल नंबर 1517 होगा। अगर यही कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हुई तो ये वाला जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड है ये तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, आपका सिंपली एल्स ब्लॉक रन हो जाएगा। तो हमको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये वाला जो आपका इफ ब्लॉक के अंदर कंडीशन है ये ट्रू होनी चाहिए, उसी के बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड जो हमने अंदर लिखा है ये एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करवा के देख लेता हूँ एक बार। और यहाँ पे आपके पास क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ आपके पास ए ग्रेड प्रिंट होनी चाहिए। हमारे पास ए ग्रेड आ चुकी है। अगर अब मैं यहीं पासवर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 कर दूँ तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ प्रिंट होना चाहिए रॉन्ग पासवर्ड। हमारा रॉन्ग पासवर्ड भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। चलिए मान लीजिए हमने यूज़र भी गलत एंटर करवाया, 1516 एंटर करवा दिया। अब क्या होना चाहिए, अब हमारे पास आना चाहिए रॉन्ग आईडी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये नेस्टिंग इन इफ एल्स का कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। देखिए वैसे तो कभी भी आप आईडी और पासवर्ड इस तरीके से एंटर नहीं करवाना चाहते होंगे अपने यूज़र से, ये मैंने बस आपको एक एग्जांपल पर्पस के लिए बताया। और मुझे उम्मीद है मैंने आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बताया होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम टर्नरी ऑपरेटर और स्विच ट्रीटमेंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम जो काम इफ एल्स से परफॉर्म करवा रहे थे वो सेम काम आप टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से भी करवा सकते हैं। इफ एल्स के केस में हमारे पास क्या थी, हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन थी। हम एक कंडीशन वाले क्वेश्चन के अंदर एक और स्पेशल चीज यूज कर सकते हैं जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। ये टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं भैया, हमको टर्नरी ऑपरेटर यूज करने के लिए यहाँ पे एक चीज लिखनी है। जैसे आपकी एक कोई कंडीशन हो गई, वो कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पे आप जो एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे वो हमारे ट्रू के लिए होगा। यानी अगर आपकी कोई कंडीशन मैंने यहाँ पे जो लिख रखी है ये अगर ट्रू हुई तो यहाँ वाला एक्सप्रेशन आपका प्रिंट होगा। और अगर वो कंडीशन आपकी फॉल्स हुई तो यहाँ पे मैं एक और एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, वो फॉल्स के लिए होगा। कुछ इस तरीके से आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहे होंगे और इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, a इज इक्वल टू 4 लेते हैं और b इज इक्वल टू 5 लेते हैं। a b से छोटा है तो अगर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँ आंसर और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखूँ a इज ग्रेटर देन b, क्या a b से बड़ा है? हम सभी को पता है ये एक्चुअल में नहीं है। यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ a इज ग्रेटर। ये हमारा कब प्रिंट होगा, जब हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या प्रिंट होगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ b इज ग्रेटर। कुछ इस तरीके से आपके टर्नरी ऑपरेटर काम करते हैं। ये तब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी ये जो कंडीशन यहाँ पे हमने लिख रखी है ये फॉल्स होगी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ आंसर आना चाहिए b इज ग्रेटर, क्योंकि हमारी ये जो कंडीशन है यहाँ पे जो हमने लिख रखी है वो फॉल्स है, क्योंकि हमारा b जो है वो a से बड़ा है। तो चलिए VS कोड में हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब VS कोड के अंदर मैंने मेरा बॉयलर प्लेट कोड लिख दिया है। यहाँ पे मैं दो वेरिएबल बना देता हूँ, int a इक्वल टू 4, int b इक्वल टू 5 और एक वेरिएबल बनाता हूँ int आंसर। और आंसर के अंदर मैं वो वैल्यू स्टोर करवाने वाला हूँ जो यहाँ पे हमने लिख रखी है, यानी जो भी बड़ी होगी इनमें से वो मैं वहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a इज ग्रेटर देन b और यहाँ पे फिर मेरे को ऐड करना है क्वेश्चन मार्क। अब मेरे को यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी है जो मैं आंसर के अंदर स्टोर करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने अभी तक देखा कि हमने यहाँ पे स्टोर कराया था a इज ग्रेटर देन b। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग नहीं स्टोर करवा सकता, ये डेटा टाइप हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही स्टोर करवा देता हूँ। अगर a b से बड़ा है तो a स्टोर हो जाए आंसर के अंदर, और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है तो b स्टोर हो जाए। दोनों में से जो भी बड़ा है वो स्टोर हो जाए आंसर के अंदर, और फिर हम आंसर को प्रिंट करवा लेते हैं। तो कुछ इस तरह का आपका कोड दिख रहा होगा और आंसर में हमारे पास 5 आना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे आंसर में 5 आ चुका है। अब यहीं पे अगर मैं 1 को 40 कर दूँ तो
हमारे पास 40 प्रिंट होना चाहिए क्योंकि हमारा ए बी से बड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 40 भी प्रिंट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आपके टर्नरी ऑपरेटर काम करते हैं। सेम काम आप इफ एल्स से भी करवा सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरा मेथड है सेम काम को करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की, कि ये स्विच स्टेटमेंट जैसी चीज़ क्या होती है। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक यूज़र से वैल्यू एंटर करवाऊँ, जैसे अगर मैंने 1 एंटर करवाया तो उसके लिए प्रिंट होना चाहिए मंडे, 2 एंटर करवाया तो उसके लिए प्रिंट होना चाहिए ट्यूसडे, यानी बहुत सारी कंडीशंस है हमारे पास। तो हम एल्स इफ ब्लॉक का यूज़ करके डायरेक्ट आंसर प्रिंट करवा सकते हैं कि जैसे अगर यूज़र हमको 1 प्रिंट करवा रहा है तो मेरे को 1 के लिए मंडे प्रिंट करवाना है, हमको वीक के सारे डेज प्रिंट करवाना है। तो 7 स्टैंड्स फॉर संडे और 1 स्टैंड्स फॉर मंडे। तो अगर यूज़र इनके बीच कोई भी वैल्यू एंटर करवाता है तो हमको वहाँ पे उसके आगे उसका डे प्रिंट करवाना है। ये सिंपली हम एल्स इफ की मदद से कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसका एक शॉर्टर मेथड भी है। हमको बार बार यहाँ पे एल्स इफ एल्स इफ बार बार लिखना पड़ेगा, तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। इसके लिए क्या शॉर्टर मेथड है हमारे पास, जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती है, हम उसको बोलते हैं स्विच। अब आपका स्विच कैसे काम करता है, मैंने सपोज यूज़र से एंटर करवा दिया डे नंबर, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 1 स्टैंड्स फॉर मंडे, 3 स्टैंड्स फॉर वेडनेसडे, ऐसे कुछ आपका काम कर रहा होगा। तो अब मैं कैसे काम करवाऊंगा, यहाँ पे इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा दिख रहा होगा, स्विच और ब्रैकेट में यहाँ पे जो हमारे सर्कुलर ब्रैकेट है उसके अंदर मैं डे एंटर करवाऊंगा। ये एंटर करवाने के बाद यहाँ पे मैं ये कर्ली वाले ब्रैकेट दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा केस 1 यानी जब भी आपका यूज़र इनपुट में 1 एंटर करवाएगा तो आपका ये केस 1 वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सी आउट कर दो भाई मंडे को, और आपका सी आउट हो जाएगा मंडे। अब हमको यहीं पे ब्रेक भी ऐड करना है। अभी आपको ब्रेक का काम समझ नहीं आएगा, बस आप समझ लीजिए कि हम यहाँ पे ब्रेक भी ऐड करते हैं। ये ब्रेक क्यों करा है अभी धीरे धीरे हम समझेंगे। फिर हम लिखेंगे केस 2। केस 2 का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे सी आउट करना है ट्यूसडे को। तो कुछ इसी तरीके से अब सारे केसेस एंटर करेंगे टिल केस 7। तो कुछ इस तरीके से हम इनपुट ले रहे होंगे। और अगर हमारा यूज़र 8 एंटर करवा दे तो हमारे पास 8 के लिए तो कोई वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है, तो उसको मैं लिखूंगा डिफ़ॉल्ट के अंदर। डिफ़ॉल्ट यानी वो वैल्यू जो हम उस एक्सप्रेशन के अंदर एंटर नहीं करवाना चाहते लेकिन यूज़र ने एंटर कर दी। अब वो किस केस के लिए रन होगी, वो रन होगी आपके डिफ़ॉल्ट केस के लिए। डिफ़ॉल्ट में मैं प्रिंट करवा देता हूँ इनवैलिड। तो कुछ ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि कैसे आप स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स कैसा दिखता होगा, चलिए वो समझते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्विच, इसके अंदर हमारा कोई एक इनपुट होगा और इस इनपुट के थ्रू हम यहाँ पे केस 1 के यहाँ पे आप जो भी एक्शन परफॉर्म होगा वो, फिर आप यहाँ पे ब्रेक लिख रहे होंगे। ऐसे ही आप केस 2 डिफाइन करेंगे, केस 2 फिर आपका जो भी काम होगा वो कर रहे होंगे, फिर ब्रेक आएगा। फिर एक हमारे पास लास्ट में डिफ़ॉल्ट भी आ जाता है। जब आपका कोई भी इनपुट मैच ना हो तो वो डिफ़ॉल्ट के अंदर जाता है और डिफ़ॉल्ट के अंदर आपका जो भी काम होता है वो लिखते हैं। और डिफ़ॉल्ट के बाद हम ब्रेक नहीं लिखते। डिफ़ॉल्ट हमारा लास्ट वाला केस होता है, उसके बाद हम ब्रेक नहीं लिखते। अभी तक मैंने आपको ब्रेक का काम नहीं बताया है, तो चलिए जल्दी से VS कोड की तरफ चलते हैं और ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट डे, और इसके अंदर मान लीजिए मैंने स्टोर करवाया 7। अब मैं क्या करूँगा, स्विच लिखता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर मैं लिखता हूँ डे। मैंने स्विच के अंदर डे का इनपुट दिया है और अब कर्ली ब्रेसेस दिए हैं। फिर यहाँ पे लिखूँगा केस 1 और अब मैं सी आउट करवाता हूँ मंडे, क्योंकि 1 के लिए मंडे हमने रखा है। और अब इसके बाद मान लीजिए अभी मैं ब्रेक ऐड नहीं करता हूँ, मैंने अभी तक आपको ब्रेक नहीं बताया इसलिए मैं ब्रेक ऐड नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैं इन सभी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा 5 6 7। अब यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा 2 और इसको लिख दूंगा ट्यूसडे। यहाँ पे लिख दूंगा वेडनेसडे। 4 के लिए लिख लेता हूँ थर्सडे। 5 के लिए लिख लेता हूँ फ्राइडे। 6 के लिए लिख लेता हूँ सैटरडे। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा हमारा संडे, और ये हमारा हो जाएगा केस 7। अब लास्ट में हम एक डिफ़ॉल्ट भी रखते थे। डिफ़ॉल्ट हम इसलिए रखते थे ताकि अगर यूज़र 1 से 7 के बीच में अगर कोई वैल्यू एंटर ना करवाए, जैसे सपोज उसने कोई दूसरी वैल्यू एंटर करवा के 8 करवा दिया, तो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला केस रन होना चाहिए।
तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ इनवैलिड। तो कुछ इस तरीके से आपका ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमको डे प्रिंट करवाना है, यानी मैंने यहाँ पे डे इक्वल टू 7 लिख रखा है, तो यहाँ पे आपके पास संडे प्रिंट होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे संडे और इनवैलिड दोनों प्रिंट हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? हमको तो सिर्फ संडे ही यहाँ पे प्रिंट करवाना था, लेकिन हमारे पास इनवैलिड भी प्रिंट हो गया। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक का यूज नहीं किया है। ब्रेक का यूज नहीं करने से क्या होता है? ब्रेक का यूज नहीं करने से ये होता है कि आपके पास ये वाली अगर कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो रही थी केस 7, तो उसके नीचे जितनी भी आपने कंडीशंस लिख रखी होगी वो सब भी काम कर रही होगी, यानी वो सब भी अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म कर रही होगी। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रेक ऐड कर दूं इसके आगे, तो अभी भी हमारा सेम वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ संडे ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे ब्रेक ऐड कर दिया। चलिए एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, तो आपके पास मंडे प्रिंट होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे लाइन्स है, आप देख सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे प्रिंट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? चलिए वो भी देखते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपने ब्रेक नहीं लिखा है। ब्रेक ना लिखने से आपकी अगर 1 वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही थी, तो उसके नीचे जितनी भी कंडीशंस होगी वो सब लाइन से एग्जीक्यूट हो रही होगी, यानी वो भी अपना एक्शन परफॉर्म करवा रहे होंगे। तो इसलिए हमको यहाँ पे ब्रेक को ऐड करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर हम ब्रेक को ऐड नहीं करेंगे तो उसके नीचे की सारी कंडीशंस भी एग्जीक्यूट होगी। तो कुछ इस तरीके से आपका स्विच केस काम करता है, और ये काफ़ी शॉर्टर पड़ता है आपके एल्स इफ यूज़ करने से। तो मैंने यहाँ पे सबके नीचे ब्रेक लिख दिया है, तो अब आपका काम सही से हो रहा होगा। अब मैं अगर 1 को कॉल करवाऊँ तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ मंडे ही प्रिंट हो रहा होगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ मंडे प्रिंट हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।